पूछेंगे आज कि वर्ल्ड बैंक की जॉब की ऑफर्स, फिर इनके वालिद साहब का इनके बारे में एक मौक़िफ़ कि ये वकालत की दुनिया में आ नहीं सकते। मरूफ बैनुल-अक़वामी इदारों में जॉब के ऑफर्स को ठुकराते हुए हमारे सीनियर कानूनदान जनाब अहमद क़यूम साहब, सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, क्या हाल चाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल। सर वालिद साहब के इस मौक़िफ़ के बरअक्स आपने वकालत कैसे स्टार्ट कर ली? देखिए, वालिद साहब का मौक़िफ़ ये नहीं था, उनको भी बहुत वकालत से प्यार मोहब्बत थी। दादा भी मेरे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हुए थे, तो तीसरी पुश्त का मैं वकील बनना चाह रहा था। उनका कहना 2 चीज़ें थी, एक तो वो उस वक़्त सिटिंग जज थे, तो उनका कम से कम मौक़िफ़ ये था कि नहीं यार, इसको कहते हैं अच्छा नहीं लगता बीच में कि जजेस के बेटे उसी शहर के अंदर जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक उनके ज़हन के अंदर मौक़िफ़ ये था, दूसरा मुझे ये कहते थे कि तू यार बहुत नरम है, और वैसे भी मैं बोलने से मेरी टाँगें काँपती थी, ये सारे के सारे मसले थे, तुझे मुश्किल होगी इस प्रोफ़ेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, ये सख्त लोगों का प्रोफ़ेशन है, उनका मौक़िफ़ था। मैंने उनको चूँकि करते हुए देखा था, अब्बू को वकालत करते हुए, और इज़्ज़त, कमाई, ये सारे के सारे करते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल जजी से पहले भी काफ़ी क्लोज़ली एग्ज़ामिन किया हुआ था। आई न्यू कि दिस वाज़ द प्रोफ़ेशन फॉर मी, और अगर 2 पुश्तें हो गई हैं, तो तीसरी पुश्त क्यों नहीं? सो दैट्स व्हाई आई केम इन हियर। सर आप क्या समझते हैं कि दौलत असूल इंसाफ में सबसे बड़ी रुकावट है? डिपेंड करता है किस अंदाज से आप बीच में बात कर रहे हैं। आप सही के ऊपर हैं मौजूद, और सामने से एक बड़ा महंगा वकील आ जाता है जो आपका मुकदमा नहीं चलने देता, उस लेवल के ऊपर तो हो सकता है। आप एक अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंसाफ हासिल करना, एक वकील को इंगेज करना, उस वजह से आड़े आ सकता है। और हमारे शायद माशरे के अंदर फ्री रिप्रेजेंटेशन या लीगल एड का प्रॉपर्ली अभी तक कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। वो करने की ज़रूरत है, हाँ। रास्ते में आता है। अब आप बहुत ही नेगेटिव देखें तो कहीं कई जगह के ऊपर ये कहा जाता है वो जी खरीद लिया जाता है, और इंसाफ खरीदा जाता है, और ये होता है और वो होता है। उसके मुझे कोई इतने ज़्यादा एविडेंस वगैरह कोई ख़ास कभी नज़र नहीं आया इतने सालों की प्रैक्टिस के अंदर। डिले तो हो जाता है, मगर अमूमन 95% केसेस में अगर फ़ैसला हो तो फ़ैसला मुझे अमूमन मेरिट्स के ऊपर ही नज़र आता है। सर 142 ममालिक में से हमारा अदालती निज़ाम जो है वो 129वें नंबर पर कैसे आ गया? इसकी सबसे बड़ी क्या वजह आप सियासी मुदाखलत समझते हैं? मुदाखलत का तो कोई इसके अंदर इतना ज़्यादा देखिए, अब इशू ये है कि यही हमारी बेसिकली ख़राबी है कि हम सियासी मुकदमात से अपनी 129 नंबर रैंकिंग देखते नहीं। असल में मामला और आवे का आवा हमारा बिगड़ा ये हुआ है कि आम बंदे को के हसूल इंसाफ का मामला, प्राइम मिनिस्टर की लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, और वो रेलेवेंट हैं ही नहीं। हम उसके साथ अपनी आंख लगा के और सियासत के साथ करके बैठे हुए। मामला ये है हसूल इंसाफ के अंदर कि आम बंदे को सिविल कोर्ट के लेवल के ऊपर, नीचे के लेवल के ऊपर इंसाफ मिल रहा है कि नहीं, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। 1908 का सीपीसी पड़ा हुआ है, सीआरपीसी, पीपीसी 100-100 साल पुराने आपने अभी तक नाफिजुल अमल किए हुए हैं, अपडेट आपने किए नहीं। हाँ, इन चीज़ों के अंदर फॉर एग्जांपल एफ 30 मर्डर होते हैं, हुँ, हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर जाके सब क्विट हो जाते हैं, बस 30 बॉडियां तो बीच में मौजूद हैं, हुँ, 30 बंदे तो बीच में कत्ल हुए, लेकिन हर बंदा क्विट हो जाता। सिस्टम हुँ। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का आवे का आवा ऊपर से नीचे तक खराब है। उसमें पैसे का भी इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, मगर मामला ये है कि हाँ, खराब इतने लो नंबर के ऊपर इंडिया मेरे ख्याल में इन नंबर्स के अंदर 70 कुछ पे है। एक तो खत्ते और आपकी बीच में जो कल्चर है वो वाली बात तो इसके अंदर डेफिनेटली आती है, मगर वो हमारे से 50 70 नंबर ऊपर हैं। अगर हम उनके 70 के ऊपर खुश हो रहे हैं वगैरह, तो हम 129 के ऊपर हैं। बात ये है कि यहाँ पे नज़र ही नहीं आता, सीपीसी कौन ठीक करेगा? सिविल कोर्ट्स में अगर ये मामला प्रॉपर्ली नहीं चल रहे तो कैसे करेंगे? हमारे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है। सर रेगुलेशन तो अदारों का काम है, तो फिर नहीं करते, उनको बंदों को पता ही नहीं। हर बंदा नया आता है, कोई उसने नया बीच में शोशा छोड़ना होता है, कोई कहना शुरू कर देता है कि जी हर चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर हम करेंगे। वो यहाँ से बीच में जाते हैं। एडीआर बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, मगर हर चीज़ का जवाब एडीआर नहीं है। बट वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला वो बंदा यहाँ से जाता है,
फिर एक सिरे से हम नई मस्जिद बनाने के लिए कर लेते हैं कि ये तो फलां फलां जज का बीच में कॉन्सेप्ट था, हमने तो उसको टच करना ही नहीं है, हम चलो फलां चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए चल जाते हैं। कंटिन्यूटी या जिसको इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहते हैं, एक इदारा ओन करे उन चीज़ों को और फिर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, वो यहाँ पे है ही नहीं। फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। आप अगर फौजदारी के बीच में वकील रहे हैं और आप फिर फौजदारी के जज बन गए, तो आपको फिर खराबी सिर्फ फौजदारी में ही नज़र आएगी और आप उसको जो आपने ठीक वगैरह करने अपने अंदाजे से जिस नौयत के मुकदमे आपने किए हों, दुनिया के अंदर जो पॉलिसीज़ बनती हैं, वो पॉलिसीज़ बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आई लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान करती क्या है। एक फ्लोर तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीच में मौजूद है, जिसके अंदर से उन्होंने कानूनों को बीच में एग्जामिन करके उन्होंने बदलना होता है। काम तो उनका है, जजेस का भी काम नहीं है, वकीलों का या बार काउंसिल का हम रेकमेंड कर सकते हैं, बट विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे तो जो चीज़ें अफ्रीका के घने जंगलों में जो सिस्टम्स मौजूद हैं कानून को ठीक करने वाले, मैं इंग्लैंड अमेरिका की तो बात ही नहीं करूँगा, वो भी हमारे पास नहीं है। सिविलाइज्ड माशरे क्या इसको अपनाना चाहते हैं हमारे जैसे निज़ाम को, जिसमें सियासतदानों को फ़ायदे हासिल हों? सिविलाइज्ड के जगह के ऊपर भी वैसे अगर आप जाके एग्जामिन करें तो डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट होने के बाद भी सदर वहाँ पे बन गया हुआ है। सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड वाली तो बात है ही नहीं। बात तो ये है कि आप अपनी आपका जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक आम बंदे को आपको सिस्टम आप अपना ठीक कर रहे हैं कि नहीं। हमारा अगर 129 के ऊपर है तो वन हमारे से ऊपर जो 128 हैं उनको क्या पड़ी हुई है कि हमारे सिस्टम हमारे इदारे को अडॉप्ट करें। बार-बार आईनी तरमीम कर कर आइन को की रूह को असल में तब्दील नहीं कर दिया गया? गलत आप कह रहे हैं बिकॉज इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं और उसको ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बेशुमार अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं। अमेंडमेंट्स आपके जो अवाम होती है उसकी अक्कासी करती है। इट्स ए पॉलिटिकल पावर मैप जिसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से तोड़ोड़ा मरोड़ा ये सारी की सारी जाती है, मगर प्रोसेस लीगल जो होना चाहिए वो चलता रहना चाहिए। जस्ट द फैक्ट कि अमेंडमेंट्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं उसमें कोई मसला है, नो। सवाल ये है कि उन अमेंडमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली क्या चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है। 58(2)B को ख़त्म किया गया। 18वीं तरमीम के ज़रिए प्रोविंसेस को पावर्स दी गई, उस पे आप बीच में बात कीजिए। जस्ट द फैक्ट कि जी बड़ी अमेंडमेंट्स आ गई, ओरिजिनल स्पिरिट सही थी, लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होते हैं ओवर टाइम। इट्स नॉट 26th अमेंडमेंट को डिस्प्यूटेड अमेंडमेंट समझा जाता है। दुरुस्त। तो क्या आप भी उसके बारे में यही तासुर रखते हैं? मेरे नज़दीक 80% उसके अंदर चीज़ें दुरुस्त हैं, चंद चीज़ें उसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं हैं। बेंचेस के बनाने के अंदर सियासतदानों का कोई काम नहीं है, अमल दखल नहीं है। वो चीज़ें आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट कि आप बेंचेस तोड़ मरोड़ के अपनी नौयत के या अपने पसंदीदा जजेस, और उन जजेस के साथ भी ज़्यादती है। जज कोई किसी का पसंदीदा नहीं होता, लेकिन आप पॉलिटिकल गुफ्तगू के अंदर या उनको प्रेफर करके उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे होते हैं। मेरे नज़दीक आइन के अंदर डेफिनेटली ये बहुत बड़ी भी ओरिजिनल वर्जन के अंदर ये ख़राबी थी कि हर बंदे का मुकदमा सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो करने वाले काम थे, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के मामलात क्या हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई 5% नौयत के जो पॉलिटिकल केसेस हैं, वो ही सारे के सारे अमूमन चलते रहते थे। सारा दिन पूरा पूरा बेंच बैठा हुआ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के केसेस कर रहा है, और जो आम बंदे के केसेस हैं वो कंसिडर नहीं होते। तो क्या आप समझते हैं कि इस आईनी तरमीम से 26वीं आईनी तरमीम से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तासुर गलत जाएगा? दो दो चीज़ें देख लीजिए इसके अंदर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का तासुर इस हद तक डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी सियासतदान का कोई ताल्लुक बेंच बनाने के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस हद तक तो इसको मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ समझता हूँ। जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर क्या वो पहले जो तरीका था कि सिर्फ जजेस ही अपनी मर्जी से सारे के सारे अपॉइंट करते हैं, उससे मैं अग्री नहीं करता। अमेरिका की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पे टीवी के ऊपर चला के सेनेट के ज़रिए ये अपॉइंट होते हैं जजेस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि जब जज साहब अपॉइंट हो गए उसके बाद हैंड्स ऑफ, उसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये कह देना कि जी जजेस को लगाना भी जजेस ने है, उस चीज़ के मैं फेवर के अंदर नहीं था। और अब जो सिलसिला इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस हद तक मैं 26th अमेंडमेंट के फेवर के अंदर हूँ। एक चीज़ मैं उसके अंदर, हाँ, ये लोग ये कहेंगे कि जी बड़े सियासी अब नाम वगैरह आएंगे
और ये होगा, उसके बैलेंस को भी देखा जा सकता है कमेटी का। बिकॉज़ गवर्नमेंट के साथ अगर एक जज साहब बीच में मिल जाएँ, तो बाकी सारे के सारे जज साहब कहें कि नहीं जी फलां बंदे को जज नहीं बनाना, तो बनाया वो फिर भी बन जाएगा। हुँ। कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, जजेस ऐसे होने चाहिए कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग जो कि तकरीबन यूनानिमस आपको वहाँ पे अपॉइंट करें। वो इश्यूज़ हैं। एक नुकता मैं आपको 26वीं तरमीम, ये देखो जजेस की अपॉइंटमेंट्स मेरे लिए इतनी ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। सबसे ज़्यादा एसेंशियल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शनल प्रॉपर्ली है कि नहीं। मेरे से अगर पूछा जाता, मैं इस चीज़ के फ़ेवर में हूँ कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। मगर यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने वाला जो आइडिया है वो मुझे नहीं सूट करता। बिकॉज़ आपने अभी ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया कि जो टेंशन और लड़ाई का माहौल जो बनता जा रहा है कि जी ये मुकदमा मेरा है, ये मुकदमा मेरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए। यहाँ प्रॉपर तरीका शायद अगर मेरे से पूछा जाता तो 26वीं तरमीम के अंदर ये होना चाहिए था कि एक सुप्रीम एपलेट कोर्ट बननी चाहिए थी, जिसके अंदर आप जजेस जो मर्जी बीच में उसके अंदर से जहां मर्जी से जाके जाके अपॉइंट करते, जो कि आम बंदे के मुकदमों को डिसाइड करे, क्या जो सुप सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर। सुप्री अभी जो इम्प्रेशन वगैरह जा रहा है वो ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस को साइडलाइन करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों को वहां पे बिठा रहे हैं, और जो आपके नापसंदीदा हैं उनको आम मुकदमों के लिए वहाँ पे आपने मुख्तस कर दिए। ये चीज़ भी मेरे नज़दीक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ थी, बिकॉज़ पिक एंड चूज़ वगैरह ये चीज़ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को अभी भी बीच में पावरफुल रखना चाहिए, लेकिन आम बंदे के और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात जो चल रहे थे वो सुनते, सारे मिल के बीच में सुनते। आम बंदे के मुकदमे सुनने के लिए अभी प्रेजेंटली तो ये चीज़ चल रही है कि आम मुकदमे के बंदे के मुकदमे प्रैक्टिकली नहीं वहाँ पे सुने जा रहे, लगते ही नहीं है। अर्जेंट से अर्जेंट मुकदमे चाहे 2-2 3-3 हफ्ते, 2-2 3-4, क्या अब तो मैं थोड़ा सा झिझकता हुआ 4-4 5-5 माह नहीं लगते। स्टे स्टे का मामला है, पोजेशन छीन ली जाती है, या फिर प्री अरेस्ट बेल अगर किसी बंदे की लगी होती है, वो बंदा अरेस्ट 2 महीने में वो बंदा अरेस्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी प्री अरेस्ट बेल लगती है, अब तो वो अरेस्ट हो गया, डिस्पोज ऑफ एज इन्फ्रक्चर्स। तो दिस इज नो वे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इस नौयत के जो मुकदमे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम अज कम स्टे की हद तक तो और इमीडिएट सुनवाई होनी चाहिए। इट इज़ द लास्ट एपलेट कोर्ट वहाँ पे इस तरीके से। अदालतों पर जो करप्शन का इल्ज़ाम है, सर वो क्या सिर्फ़ इल्ज़ाम है या अफ़साना है? यार देखो, फ्रैंकली मैं अब हो गया है, 25 साल हो चुके हुए। आई हैव बहुत, आई मीन 5% से भी कम होंगे केसेस वगैरह जिसके अंदर मैंने देखा होगा कि आउटराइट करप्शन का कोई कोई हो, क्लाइंट से आपको पता चल जाता है, ऑपोजिट पार्टी से भी आपको बीच में अंदाज़ा हो जाता। एक लेवल की डेफिनेटली यहाँ पे करप्शन हो रही है, और मैं लफ्ज़ करप्शन इस्तेमाल करूँगा, ओहदेदारों को करना मुकदमों के अंदर सुपरसीड करवा के लेके आना। हुँ। ओहदेदारों ने हमारा अपना जो इलेक्शन, और इसके ऊपर मैंने कानून भी दो बना के दो 2 साल से रखा हुआ है पंजाब बार काउंसिल के सामने कि चलो ठीक है, आप उनको उनकी वकालत से तो नहीं रोक सकते, लेकिन किसी ओहदेदार को किसी चलते हुए मुकदमे के अंदर सुपरसीड करके नहीं आना चाहिए। बिकॉज़ उससे करप्शन बनती है कि जी स्टे मिला नहीं, तो अब आप सदर कर लें या सेक्रेटरी कर लें, और अब अगर अगर अब आपको आके स्टे मिल जाता है, तो फिर क्या मसला पड़ता है, फिर जज की भी साख उसके साथ डैमेज होती है कि फ़र्क क्या पड़ा कि बड़ा बड़ा वकील आ गया। अगर उसने सही कानूनी नुक्ते के ऊपर भी दिया, और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मुकदमे के अंदर लिख दिया था कि द ओनली थिंग बेल के मुकदमे के अंदर ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज़ कि द काउंसिल वाज़ चेंज्ड, और जो पहले बेल नहीं दी गई थी वो दे दी गई। सो ये चीज़ें रोकनी बहुत ज़रूरी हैं। इसका मतलब है अदारे में करप्शन या फिर सियासी तासर मौजूद है। यार वो तो होता है आपके सामने, देखो मैं इतना भी यहाँ पे सिविल कोर्ट्स के अंदर खास तौर पे क्या होता है, सुबह होती है, किसी सदर का कोई या किसी ओहदेदार का एक छोटा चलना शुरू होता है, वहाँ से नीचे उस एलडीए प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर से ठक 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 ऊपर अपनी मुकदमे वकालतनामे भी नहीं होते, तो हम पलटे खाते हुए बीच में देख रहे होते हैं कि जी पीछे से आ गए हुए हैं। सम जजेस आर, आप उनको ऑनेस्ट कहें कि क्या कहें, वो खुद मुंह पे कह देते हैं कि बहुत भारी है जी, सदर साहब आगे ने की करें। कई जगह के ऊपर जज साहिबान ये भी बीच में आपको कह देते हैं कि जी इसमें पैसे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर मैंने आपको स्टे दिया तो लोग समझेंगे कि मैंने करप्शन की है, मैं नहीं देता आपको, ऊपर से तो हो जाएगा, और कई केसेस में हुआ है मेरे साथ। मल्टी बिलियन रुपीज़ की अगर बैंक गारंटी का अगर एक केस आया है,
तो जज साहब ने इस चीज़ के ऊपर मुझे इंटरिम रिलीफ नहीं दी कि वो लोग कहेंगे कि पैसे दे के मैंने स्टे बीच में कंफर्म कर दिया। लिटरली एंड उनका बड़ापन है जज साहब का, उन्होंने खुद कहा मुझे, और ऊपर से जाके स्टे हो भी गया, बट व्हाई शुड माय क्लाइंट गो देयर? ये चीज़ें देखो, करप्शन होती है, नहीं होती, उसके साथ-साथ उसकी परसेप्शन से भी मैं आपको, एक बहुत ईमानदार बंदा अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए जो रिलीफ मेरी बनती थी मुझे नहीं दे रहा। सो वेदर यू कंसिडर इट करप्शन, आई डोंट, बट इस तरीके के मसले हैं। प्रैक्टिकली ये चीज़ मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं कि अगर ऊपर नज़र आया है कि करप्शन है या कोई मुकदमे के अंदर कोई इलीगल चीज़ है, मैंने कोई एक्शन होते हुए नहीं देखा किसी के खिलाफ, किसी को फारिग इस बेसिस के ऊपर होते हुए नहीं देखा। जैसे कि इस्लामाबाद के एक जज थे, तो उनके अभी 2003 के उनके ऊपर एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने लिख दिया था कि ही इज़ नॉट फिट फॉर हिज सर्विस। तो उसके बावजूद अभी एक बहुत बड़े जो लीडर, जजमेंट जो आप जिन साहब के बीच में बात कर रहे हो, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन इट, लेकिन जहाँ ये, क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये उसके बारे में न्यूज़ ब्रेक जज साहब के बारे में की थी, लेकिन अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की जो मैंने चीज़ें सुनी थी, उनके मुताबिक वो बता रहे थे कि क्लियर हो के फिर वो कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और डेप्यूटेशन पे इधर आए, पूरी कोई अलग कहानी, आई थिंक वो मुकम्मल कहानी नहीं बीच में बताई जा रही, और शायद उनको, आई डोंट बिलीव कि उनको शायद क्लियर कर दिया होगा, तभी वो जुडिशल सर्विस के अंदर क्लियर कर रहे थे। वंस अगेन, ये जो पॉलिटिकल चीज़ें, आई ट्राई टू इवन अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। उनके मैंने थोड़ा बहुत इन पासिंग सुना था क्या सर कह रहे हैं। आप तो पंजाब बार के मेंबर भी हैं, जी जी। तो हमें कोई जाली डिग्री बनवा दें कहीं से। पंजाब बार काउंसिल वाले तो नहीं, हम तो बंद करने की कोशिश करवाते रहते हैं, और जाली हमें डिग्री, बता ही दें कहाँ से बनती हैं। मैं यहाँ पर उनकी शोहरत करने के लिए तो नहीं आया। वो तो सड़क के ऊपर पंजाब बार का आपको बता देते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है। अगर आप जाएँ यहाँ पे, आपको रोडों के ऊपर एक जगह बोर्ड लगाया हुआ था बंदे ने, हमने उसके पास जाके किया, 15 डिग्रियाँ बेच रहा था। उस बंदे के सुप्रीम कोर्ट ने 2 लॉ कॉलेजेस बंद करवाए, उसने 5 खोल लिए। ना सिर्फ और मैं, आप ये कह रहे हैं कि बनवा के बीच में दे दें, लिटरली यार, एक जाली को लॉ कॉलेज, और ये बिजनेस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतना फ्रूटफुल है कि मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा हुआ है। अब अगर आप फरवरी का पीएलडी अगर आप देखें, एक लॉ कॉलेज 15 से 17 करोड़ रुपए कुछ किए बगैर कमाता है एक साल में, 100 सीटें लेके। आप बीच में इस तरीके से कर लें, मैं उनको उनको पब्लिसाइज नए खुलवाना नहीं चाहता, मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि 42 जाली लॉ कॉलेजेस बंद करवाए हैं। 14,000 लड़के जो कि डिग्रियां खरीद रहे थे, उनको रोका है, और इस हद तक वो रोका है कि वो जान की धमकियां, आप फौत हो जाएं, आपके बच्चे फौत हो जाएं, मैसेजेस करते हैं, गालम गलोच करते हैं कि आप एक शहर के अंदर रहते हैं, आपका लॉ कॉलेज साहिवाल के अंदर था, और आपकी डिग्री आपको BZU से मिल रही थी। आप लोग ऐसे भी मुझे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक मोहतरमा थी, उनके भाई आए मेरे पास, कहते तुम बहुत जलील हो। मैंने कहा जी मैंने क्या किया, मेरा भाई डिग्री खरीद रहा था, तुमने क्यों रोका? मैंने कहा जी वो किस कॉलेज से, वो फलां लॉ कॉलेज, और वो कॉलेज इस नौयत का कॉलेज है, उस कॉलेज के अपने नाम के अंदर मिसस्पेलिंग थी बीच में पकड़ के साहिवाल का। और वो, अब मैं आपको यहाँ पे क्या, ये जो ये बन गया हुआ है, ये वाला लिटरली चीज़ एक कैंसर है जो इस प्रोफेशन को तबाह कर रहा है, और वो इस लेवल के ऊपर तब तबाह कर रहा है। आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इसके ऊपर फिर मुझे लोग करेंगे। इस लेवल पे मेरा ख्याल था कि होंगे कोई 500 होंगे, 1000 होंगे, कितने होंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का एक इम्तिहान हुआ सप्ली का। पहले सबसे अपने ज़हन में ये रख लें कि पूरे पंजाब के अंदर हमने पिछले साल 6300 लाइसेंस दिए पूरे पंजाब के अंदर। बहाउद्दीन ज़करिया का एक सप्ली का मेन एग्ज़ाम नहीं, एक सप्ली का इम्तिहान हुआ, उसमें 11,000 लड़के रजिस्टर हुए। 11,000 लड़कों को एंड में एफआईए ने रिपोर्ट दी कि 2,300 शायद असली हैं, 9,000 जाली हैं। 9,000 एक यूनिवर्सिटी के एक सप्ली के इम्तिहान के अंदर लड़के भी बैठ रहे थे, जो कि इसको कहते हैं पूरे साल की पौध जो कि हमने पूरे पंजाब से लिए उससे ज़्यादा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में, और निरा करप्शन वगैरह और जाली डिग्री वाली बात नहीं, असली डिग्री वाले के बारे में भी ये प्रोफेशन तबाह होने के लिए की डायरेक्शन में जा रहा है। ना क्लासेस में पढ़ाई होती, ना अटेंडेंस होती है, ना कोई आपको ये करने की, और यहाँ पे धड़ाधड़ एफिलिएटेड कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को कहा कि यार तुम्हारे 42 हैं, इनमें से 28 सब स्टैंडर्ड है, बंद करो और 6 को बेहतर करवाओ। तकरीबन मैं अंदाजन बात कर रहा हूँ। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के 89 है, दुगने से ज़्यादा उन्होंने कर लिए। और अगर पूरे पंजाब में हमने 6,300 लाइसेंसेस पिछले साल दिए हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के लीगल स्टूडेंट्स 89 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 8,900 आ रहे हैं अफिलिएटेड कॉलेजेस से। जैसे कि आप कह रहे थे कि लॉ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। मुकम्मल तौर पे किसी को कुछ पता ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे छोड़ा हुआ है कि ये जिस तरीके से अनरेगुलेटेड है। वकला गर्दी के पीछे तालीम का बेअसर होना है। बिल्कुल एक हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरा, पैसों का इंटरेस्ट आ जाना, ओहदेदारी का ये सारे का सारा इंटरेस्ट। और ये है, बात ये है कि जिस लड़के ने डिग्री खरीदी है, उसने जज को भी जाके खरीदने की कोशिश करनी है, और जब जज आगे से कहेगा नहीं बनता तो उसने उसका जाके उसके सामने बहस करनी है। उसने तो उसके सामने ये कहना, वो करते हो कि नहीं करते वगैरह। और उसने अगर जब होगा तो जत्था दर जत्था उठा के लेके जाएंगे और जज साहब के वहाँ पे ताले लगाएंगे। और अमूमन ताले ओहदेदार लगाते हैं, ओहदेदारों की डन हुई होती है। ओहदेदारों ने ये सारा, ही जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये रोकने का, मैं उसको, मेरा माइंडसेट बेसिकली ये है कि ओहदेदार के ऊपर ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, ओहदेदार के ऊपर ज़्यादा ईमानदारी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो आम चीज़ आम वकील वगैरह कर भी सके, आपके लिए ये ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप ओहदेदार हैं, सदर हैं, तो आपके लिए लाजमी होना चाहिए कि आप एक कंट्रोवर्शियल चीज़ों में मत पड़ें। आप इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सबसे बड़े चोर की तरफ से अगर सदर साहब पेश होना शुरू हो जाएं और उसको इंसाफ मिलेगा, तो वो कहेंगे कि देखो ये, दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के अंदर कम से कम है। अदालतों में केसेस की जो ताख़ीर है, इसका मतलब तो ये हुआ फिर ओहदेदारों की वजह से है। नहीं, सारे हर केस के अंदर तो ओहदेदार नहीं आता। आम गरीबड़े का या आम बंदे का जो सारे के सारे मुकदमे, उसको तो उसके अंदर तो नहीं आता, वो क्यों फिर डिले होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम ही मुकम्मल तौर पे टूटा हुआ। आपको अगर मुकदमा चलाना आता ही नहीं है, तो हर वकील स्टे लेके या इब्तदा के अंदर करके चल फीस, या वैसे तो वाला देता रहता है एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन। इशू तो ये होता है कि एडजर्नमेंट का आप मौका ही क्यों दें। समझने की बेसिकली बात ये है। और इस सिस्टम को प्रॉपरली किसी ने एग्जामिन किया ही नहीं। गोरे ने तो हमारे साथ मीलों आगे चला गया, और गोरा ये देखता है कि जज के टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब जो आपका 1 लाख का भी मुकदमा है, वो भी 15 साल चल रहा है, और जो 1 अरब रुपए का मुकदमा है, वो भी सिविल कोर्ट से शुरू होगा, वो भी 15 साल चल रहा है। करना तो ये चाहिए कि कम मालियत का जो केस है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स ख़त्म कर दी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आती थी। होना तो ये चाहिए कि कम मालियत के केसेस में 2 एफिडेविट्स पार्टी देंगे, 30 दिनों के अंदर डिसाइड करना है। एविडेंस और जरा वगैरह के लिए दिन फिक्स करें, बंदे आए, एविडेंस हो, हाँ भाई तेरी बात क्या, उसके अंदर सिंप्लीफाइड सिस्टम, उसके अंदर जिसको कहते हैं गोरा फास्ट ट्रैक कहता है, फास्ट ट्रैक तरीका होना चाहिए जो रेंट के केसेस में होता है। खैर लीव वाली चीज़ तो मैं नहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट ऑल आई एम सेइंग इज सिस्टम को सेंसिटिव होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस नौयत के केसेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, हमने कैसे फास्ट ट्रैक करना है, कैसे तेज़ करना है। This is how you need to approach it. So it's not just because of ओहदेदार, it is सारों ने अपने मुकम्मल तौर के ऊपर इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है, और ख़राब करने के अंदर ख़राब से ख़राब तर हो ही जा रहा है। आज के दौर में काबिल वकला का कहतो रजाल क्यों है? काबिल वकला अच्छे मौजूद हैं वगैरह, काबिल बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग का सिस्टम है मौजूद ही नहीं है। गोरा एलएलबी की डिग्री के बाद किसी को लाइसेंस नहीं देता, पाकिस्तान में हम देते हैं। वो आपसे बार वोकेशनल कोर्स वकालत करते कैसे हैं, या सोलिसिटर वाला कोर्स करवाते हैं 1 साल का, और आपको पहले सिखा के कहते हैं कि अच्छा हुन जाके बेहतर बेटा सर्जरी करो। हमारे के अंदर तो ये है कि जी हम हाथ में पकड़ा देते हैं छुरा के, जी जाओ जी सर्जरी कर लो बंदे के ऊपर, उसका पेट काट के उसके अंदर से मुकदमे करने शुरू कर दो। यहाँ पे किताबें इतनी ज़्यादा बीच में पड़ी हुई हैं, मगर कोई आपको किताब कभी आपकी नज़र से गुजरी है जिसमें एक्चुअली वकालत कैसे करते हैं लिखा हो, एक्चुअल के कौन सा कागज़ लगना है। एक है वैसे 1-1.5 किताब है, और हम उस पर भी काम कर रहे हैं, कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है, कहाँ पे खड़े होना है, किस तरीके से करना। अव्वल तो ट्रेनिंग मौजूद ही नहीं। क्या दूसरा मामला ये है, जो जाली जितनी तादाद के अंदर आ रहे हैं, अनट्रेंड बंदे वगैरह आ रहे हैं, खबरें उनकी ही लगती हैं।
अच्छे वकील हैं, मगर उन्होंने बार में आना अब अपने लिए समझ लिया है, या अब बार की नुमाइंदगी करना कि ये गंदे लोगों का काम है। ये पैसे इसमें बहुत लगते हैं, ये गंदा है, बाहर में जाना गंदी चीज़ है। और इस तरीके से मेरा कम से कम दीन ईमान ये था, और मैं लोग लड़कों को ट्रेन करने के लिए सुबह दोपहर शाम कोशिश वगैरह करता रहता हूँ, और बहुत अच्छे लड़के भी आते हैं। ऐसे-ऐसे लड़के आते हैं कि तुम आप उनको देख के कहते हैं कि, और लड़कियाँ भी, कि वाह यार! क्या ज़हन है, क्या बीच में ट्रेनिंग की हुई है, क्या ज़बरदस्त है, और फ्यूचर में वो बहुत आगे जाएँगे। चूँकि मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर ये देख रहा हूँ, अच्छे वकील अभी भी आ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं वो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उनको मौके और किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से इम्प्रूव करना है, वो नहीं मौजूद। इसी वजह से भतीजे और ये जो तीसरी पुश्त के वकील होते हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी अच्छा बनने के लिए मिल जाती है। आम वकील के लिए, जिसके लिए हम बार वोकेशनल कोर्स और बार काउंसिल उनकी ट्रेनिंग कर रही है, वो मौजूद ही नहीं है, तो अच्छे वकील आएँगे कहाँ से? कई बंदे होते हैं जिनके अंदर अपना स्पार्क होता है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस अभी इस प्रोफ़ेशन के अंदर, अगर आप मेरे से पूछें प्रॉपर्ली, अगर आप ट्रेन नहीं करें, तो 5% से ज़्यादा नहीं है। पीछे से आई जा रहे हैं धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ वकील। सर, वकला का काम अदालतों में लोगों को रिलीफ देकर लेकर देना, या फिर किसी न किसी जमात की नुमाइंदगी कर कर उसका नुमाइंदा बन के घूमना है? तो आपका सवाल क्या है? वकील का काम क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ बार में लोगों को रिलीफ लेकर देना है, या किसी न किसी अपने क्लाइंट, सियासी जमात के साथ एफ़िलिएटेड होकर उसका नुमाइंदा बनकर 2 घूमना है? अलग चीज़ें हैं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अ, पहली चीज़, रिलीफ़ आपने आपके क्लाइंट की जो बीच में बनती है मुकदमे के मुताबिक, वो तो आपकी अव्वलीन ड्यूटी है, अदरवाइज़ आपको उन्होंने किस लिए किया है। जो ना बनी हुई चीज़ है, रिलीफ़ वगैरह, शायद आप उसके बारे में कर रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए, किस तरीके से, नो, हर जो ब्रीफ़ के बीच में चीज़ बन रही होती है, जिस हद तक होता है, वो आपने ना, आपने झूठ को सच साबित करना है, ना सच को झूठ, दूसरी पार्टी ने आपको झूठा साबित करना है। आपने उसके रास्ते के अंदर जो भी आप अपनी कानून के मुताबिक रोक सकते हैं, वो आपने करना है, या मिटिगेशन के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। सियासी उनसर की जो आप बीच में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अब एक क्या, इंडिया के अंदर एक बीच में बैरिस्टर थे, बाहर से ट्रेनिंग करके आए। पहले उनको एक्चुअली उन्होंने पहले एक पार्टी जॉइन की, और उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी डिक्लेयर किया गया। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, उसके बाद उन्होंने पीएमएल-एन करके पाकिस्तान हमें हासिल करके दिया। वो भी सियासी उसके अंदर मौजूद थे। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी जो मामला आपके सामने है, वो पहले कांग्रेस के अंदर मौजूद थे। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद कि आप पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हों, बल्कि दुनिया के जो बेहतरीन वकील हैं, जिनको मैं करता हूँ, गांधी आप ले लें, नेहरू ने भी लॉ किया हुआ है, इब्राहिम लिंकन ले लीजिए, सारे के सारे सियासत में भी आए, मगर उनकी बेसिस वकालत की थी। आई एग्री विद ये करने के लिए, मगर आलाकार नहीं बनना चाहिए। बट वंस अगेन आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली, अब अगर आपके इदारे गुफ्तगू करनी शुरू कर दें पार्टीज के बारे में, ये नेगेटिविटी आ गई हुई है कि अब हमारी जो वोकला आपस में बिल्कुल करते थे, वो पार्टी लाइंस के मुताबिक हो गए हैं, वो करके। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज़ वकील की ट्रेनिंग ये होनी चाहिए, मुझे, मेरा तो कम से कम हमेशा तरीका, इवन तो मेरी फैमिली के अंदर पीएमएल-एन के भी एमएनएज़ हैं, पीपल्स पार्टी के भी रह चुके हुए हैं, पीटीआई के भी कैंडिडेट्स मेरी फैमिली में रह चुके हुए हैं, सारे के सारे। मेरी मेरी कम से कम थ्योरी ये है कि मुझे सारों से फ़ीस लेनी पसंद है। तो मुझे क्या ज़रूरत कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट या एफिलिएट हो जाऊँ। अगर मैंने एडवोकेट जनरल लगना हो, वो भी आपका देखो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। कई दोस्त वगैरह करते हैं इसलिए पॉलिटिकल लॉ करके। अगर आपने लॉ ऑफिसर लगना है और फिर आपने जज लगना है और ये करना वगैरह, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट एज़ वेल। तो आपने अपना जो करियर पाथ है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन पॉलिटिक्स एज़ वेल फ्रैंकली। अगर आप इसको कमाई या करप्शन का आप ज़रिया इस्तेमाल करें, तो देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट। हाँ, क्या ज़्यादा फ़ीसें लेने वाले जो वकील हैं, जी। वो ज़्यादा केस जीतते हैं? ज़रूरी नहीं, कई दफ़ा एक्चुअली डिले करने के लिए भी आप फ़ीसें हासिल करते हैं। और कई दफ़ा कई दफ़ा ये कहते हैं कि जी इस तरीके से ज़्यादा फ़ीसेस वगैरह के लिए लाज़मी नहीं है कि आप जीत रहे हो। कई बंदे हैं बड़े सक्सेसफुल हमने देखे हु आई लुक अप टू एज़ वेल, दे चार्ज अ लॉट, उनकी मर्ज़ी। कायदे-आज़म का भी बीच में यही था, ये मशहूर था कि एंड के अंदर बेशुमार चार्ज किया करते थे, लाइफ़स्टाइल वगैरह के लिए। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है। अ, उन बंदों से एक डेफ़िनिटली ज़्यादा फ़ीसों वाले से मेरा एक गिला है, बार को आप क्या दे रहे हैं? यंगस्टर्स को आप क्या दे रहे हैं?
आप उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट हैव यू डन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। सो वो वाली मुझे थोड़ी बहुत उनसे गिला वगैरह रहता है बड़ी ज़्यादा फीसों वालों से। मी फॉर एग्जांपल पर्सनली आई कुड प्रोबेबली अर्न 10 गुना 10 टाइम्स मोर देन व्हाट आई एम अर्निंग राइट नाउ, बट मैं 24 घंटे लेक्चर ही देता रहना यार बैठ के। और वो आगे से भी मेरे क्लाइंट भी यही कहते हैं कि अगर इस तरीके से, बिकॉज आई गिव वैल्यू टू दैट। सो उसके मुताबिक है। सर आपने ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस कितनी चार्ज की है? टैक्स वाले पकड़ लेंगे, रहने दो, काफ़ी चार्ज की। अब वालिद साहब कोई देख, एक और फिगर। मेरी चीज़ बेसिकली ये थी कि वालिद साहब के साथ हमारा जॉइंट चेम्बर वगैरह था, जब वो वकालत के अंदर वापस दोबारा आए तो उनके सर पे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा फीस मिली थी। का मुकदमा सारे का सारा मैंने किया था, बट वो था वगैरह, बट उसके बाद फिर मुझे इतनी नहीं मिली अपने ज़ाती बेसिस के ऊपर। और देखो फ़ीस का क्राइटेरिया आपको उसके अंदर बार काउंसिल के उसके अंदर रूल्स में, कैनन्स और प्रोफेशनल एथिक्स में भी इतनी चीज़ मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि 70% काम मैं मुफ्त करता हूँ। या अगर मैं मुफ्त नहीं करता, वकील ने किसी ने ली होती, मुझे कोई पैसे उसमें नहीं मिलते, मुंशी को मिल जाते हैं या ये करके वगैरह जान पहचान पे। और वो हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई वकील आके आपसे रिक्वेस्ट करे तो आप उसको ओब्लाइज करेंगे फीस घटाने के लिए, अगर आप कहते हैं उस चीज़ के मुताबिक मैं करता हूँ। बट वंस अगेन मैं शायद सियासी हूँ इसलिए 70% मुफ्त करता हूँ। सर सियासत वकला में करने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? आजकल हाई कोर्ट के सदर वगैरह करने के लिए 3-4 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। मुझे मल्टीपल टाइम्स ऑफर हुई भी है, बट फ्रैंकली इसी वजह से शायद प्रोफेशनल लोग भी दूर हैं, आपके आखिरी दिन के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। अभी पिछला लाहौर बार का जो इलेक्शन था उसके अंदर मुझे एक कमेटी बनी हुई थी वोट के खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए। वो कह रहे थे कि करोड़ों रुपए तो उसी दिन लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और कोई बंदा जो इस अंदाज के अंदर लगा रहा है, मेरे लिए ज़ाती तौर के ऊपर जब मैं सेक्रेटरी बना था और मैं फिर पढ़ाता रहा, लेक्चर्स वगैरह देता रहा, मेरे लिए एक प्रोफेशनल वकील के तौर के ऊपर घाटे का एक लेवल के ऊपर था। फीस वगैरह उसकी वजह से मुकदमे मुझे मेरी ईमानदारी पे भी काफ़ी मिल गए, जितने मैंने पैसे लगाए थे उससे ज़्यादा मुझे वापस मिल गए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरा चलता हुआ दफ्तर बंद तक इफ़ेक्टिवली हो गया। मैं वो बंदा था जो कि 5 बजे तक लेक्चर बैठ के वहाँ पे करा रहा होता था और फंक्शंस वगैरह करवा रहा होता था, तो उसकी वकालत कहाँ से चलनी। कई लोगों की जिनकी वकालत नहीं चल रही होती, वो मुकदमे हासिल करने के लिए जब इसके अंदर आते हैं तो फिर उनके चार चांद लग जाते हैं। आई वॉज अ प्रोफेशनल लॉयर बिफोर दैट एज वेल, तो मेरे नज़दीक थोड़ा सा मेरे लिए घाटे का है। पैसे लगाने के लिए तो आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, इन्फिनिट अमाउंट। ये बोर्ड छोटा है, मेरे लिए और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए। बिल्डिंग के साइज़ का बोर्ड लगाना है मैंने, अच्छा यहाँ पे नहीं बीच में लगे हुए तो यहाँ पे करने। खाने होने चाहिए, खाने में मटन लगना चाहिए यार, बीच में चिकन नहीं लोगों को पसंद। चावल आपको उनको नहीं खिलाने चाहिए। फिर आपको मच्छी का सीज़न, मच्छी करें, और फिर आप नाश्ते वगैरह भी करवाएँ, और ये सारे के सारे तो पैसों के लिए तो अगर आपने लगाने। पर मैंने ये देखा बड़े बड़े ये जो इश्तेहार वाले होते हैं वो अमूमन हारते हैं, करोड़ों रुपए लगा के भी। और कई ऐसे भी देखे हैं, एक दफ़ा हारे हैं तो दूसरे साल फिर आ गए हैं वापस, दूसरे साल और ज़्यादा लगाए, फिर तीसरे साल भी लगाए, जीत गए फिर, तो फिर 3 साल के पैसे भी पूरे करने होंगे शायद। सर जूनियर वकला के लिए कोई हम्म? नसीहत, जूनियर वकला के लिए कोई नसीहत? यार ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है अगर आप इसको ईमानदारी के साथ करें, और ये प्रोफेशन आपको आपका ज़िंदगी का मकसद देता है। आप जब बीच में आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर उनको इंसाफ दिलवा के उन आप बीच में आपको सवाब दिलवाते हैं। ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे पढ़ने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। ये जो आपके आसपास सारी इतनी मेरी कई सौ किताबें पढ़ी हुई हैं, मैं तो मुफ्त में ये सारा जमा वगैरह मैंने आपके सामने की हुई। मगर मुकदमे में पढ़ने के लिए लोग मुझे पैसे देते हैं कि यार हमारा मुकदमा करके हमारे बिहाफ पे बोलो। इस प्रोफेशन को अगर आप सीरियसली लेंगे, दिल खोल के आप इसको 24 घंटे मुकम्मल तौर पे कमिट करके अगर करेंगे, तो इससे बेहतर आई कीप टेलिंग यू, इससे बेहतर कोई प्रोफेशन ही नहीं है। अगर मैं कोई और प्रोफेशन कर रहा होता ना, बीच में बैंकर शैंकर होता, तो मेरे से तो बिस्तर से ना निकला जाता। इसने मुझे नाम दिया, इसने मुझे आपके सामने ला के यहाँ पे बिठा दिया। मैं इतना भी बीच में सियासी वगैरह नहीं हूँ। देखो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, गिविंग मी रिस्पेक्ट। काला कोट काली टाई को वैसे भी बीच में है, तो अगर आप इस लाइन के ऊपर आएंगे इस चीज़ के लिए, अगर आप पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो और बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके पैसे कमा सकते हैं। बंदर भी डुगडुगी के ऊपर नाचता है। ये प्रोफेशनल एथिकल लोगों का, और मेरे नज़दीक ये प्रोफेशन दुनिया के सबसे ज़्यादा एथिकल लोगों का है, बिकॉज इसके अंदर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है जिसके अंदर आपको कहते हैं कि यार टाउटी नहीं करनी,
नाम नहीं बेचना, ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम डन बेसिस पे नहीं कर सकते, तुम उसके अंदर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते, जो कि अमेरिका वगैरह में मौजूद है। इस प्रोफ़ेशन को अगर आप ईमानदारी से करोगे, तो मेरे नज़दीक ये इबादत के लेवल के ऊपर चीज़ है, और आप मुकम्मल तौर पे सुरखरू होंगे, और आप क्लाइंट का मुकदमा 5 साल पहले जीते होंगे, वो कसूर से फिर भी आपको 5 साल के बाद आके अंदर से देगा। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो आपकी बहुत दोस्ती है शुक्रिया। यार। थैंक यू।